नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ अवनीश पी शर्मा जी। अवनीश जी, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत स्वागत। संदीप जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम सर। अवनीश जी, जैसे एक मीम चल रहा है आजकल कि भाजपा वाले खोज रहे थे कि मणिशंकर अय्यर जी कहाँ हैं, और जैसे ही उनका एक वक्तव्य आया तो एक विजय पथ फिल्म का गाना है, आइए आपका इंतजार था, तो वैसे करके भाजपा वाले, क्योंकि मणिशंकर अय्यर के कुछ बयानों ने 2014 में भी, 2019 में भी, और काफी ज्यादा जो है नैरेटिव पलटने में, नैरेटिव को जनता को समझाने में काफी मदद की कि ये कांग्रेसी किस विचारधारा के होते हैं। मणिशंकर अय्यर बहुत पुराने कांग्रेसी, वन ऑफ द अर्ली डेज में राजीव गांधी के बहुत क्लोजेस्ट। उनका एक बयान आया कि 1962 में चाइना ने एलिजिडली, तथाकथित रूप से शायद हम पर इन्वेजन किया था। ठीक है, तो मतलब ये कि क्लीन चिट देना कि भाई साहब चाइना ने किया था या नहीं किया था, इसमें हमें शंका है, उसमें शंका क्रिएट करने की बात है। ये अक्सर इनका एक वक्तव्य था, ये पाकिस्तान चले गए थे, वहां टीवी पे कह रहे थे कि भैया हम, मतलब मोदी जी को हटाने के लिए हमारी आप मदद करिए। ये क्या मानसिकता है? ये आदमी लुटियन जोन का वन ऑफ द प्रोमिनेंट आदमी रहा, सत्ता में रहा, देश की पॉलिसी निर्धारण में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप जरा हमें एक्सप्लेन करें सर, ये क्या मानसिकता है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा किया आपने जो अंतिम 2 शब्द आपके मैं पकड़ रहा हूँ, ये कौन हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं? प्रचलित मीम के डायलॉग्स हैं। देखिए ऐसा है, जब व्यक्ति अपने वर्तमान से इतना व्यथित हो जाता है कि अब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वो सबसे पहले एक काम करता है, अपने बाप को गाली देता है। और इस तरीके से गाली दे वो खुद के असफलताओं के लिए, खुद के फ्रस्ट्रेशन के लिए अपने कर्म को जिम्मेदार नहीं मानता। वो अंततः उस स्तर पर जाके गिर जाता है जब वो कहता है कि मेरा बाप ही दोषी है जिसने मुझे पैदा किया और इस धरती पर लाके रख दिया। संभवतः मेरा बाप ही मेरे इन सारे हालातों के लिए जिम्मेदार है। आप देखिए मणिशंकर अय्यर ने 1962 के चीन हमले जो भारत पर चीन ने किया, उसको क्या कहा उन्होंने? कथित रूप से, यानी वो अपने राजनैतिक बाप, अपने पार्टी के राजनैतिक बाप स्वर्गीय पंडित नेहरू को गाली दे रहे थे। या तो मणिशंकर अय्यर सही हैं और या पंडित नेहरू सही हैं। हालांकि यहाँ न मणिशंकर अय्यर गलत हैं और सही तो पंडित नेहरू भी नहीं थे। कैसे नहीं थे, वो थोड़ा-सा आगे बात करेंगे। दूसरी एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर किसी को ये लगता हो, आपने भी अपने इंट्रो में ये बात कही कि मणिशंकर अय्यर भाजपा को ऐसा कोई गिफ्ट चुनाव में दे जाते हैं, माहौल बना जाते हैं। संदीप जी, अब केवल मतदान का एक चरण बाकी है जहां 55 या 57 सीटों पर कुल वोट पड़ने हैं। किसी को यह हम नहीं मानना चाहिए कि 50-55 अंतिम चरण की सीटों पर मणिशंकर के इस बयान का कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा हो जाना है। बिल्कुल नहीं हो जाना है। इसलिए भाजपाइयों को इस बात से जरा-सा कम इत्तेफाकी रखनी चाहिए कि मणिशंकर अय्यर कोई ये बयान देके भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से अंतिम चुनावी जो राउंड है उसमें कोई फायदा उठा देंगे। अब बात ये आती है कि आखिर मणिशंकर अय्यर ने ऐसे क्यों कहा और इस समय क्यों कहा? ये टाइमिंग है। देखिए किसी भी चीज़ के कथन की 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या कहा गया ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, कब कहा गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये अब कहा जा रहा है मणिशंकर अय्यर द्वारा, जब चौथे चरण के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए पूर्ण बहुमत की तरफ जाते हुए दिख रही है। 5वें चरण के चुनाव 5वें और छठे चरण के मतदान के बाद ये निश्चित हो गया कि अब मामला 370 और 400 पार की तरफ जा रहा है। अब 7वां और अंतिम चरण बचा हुआ है। ऐसे में ये केवल एक डेस्परेट एफर्ट है मणिशंकर अय्यर का, जो उन्होंने कांग्रेस के वैचारिक लाइन को लेके दिया है। ये चुनावी कोई जुमला नहीं है मणिशंकर अय्यर का। वो न तो ये जुमला उछाल के बीजेपी को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और ये जुमला उछाल के वो कांग्रेस का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस का जितना नुकसान होना है उसका सिलसिला 2014 से शुरू हो चुका है, 19 में और मजबूत हुआ, 24 में और गर्त में जाने वाले हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात समझने की है कि मणिशंकर अय्यर
कांग्रेस के आला कमान के उस चीनीवादी एजेंडे के प्रमुख गिरोह के सदस्य हैं। मणिशंकर अय्यर जब अमेरिकन सिस्टम से इसकी तुलना करते हैं, जब वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना करते हैं, तो उनकी बात भी कांग्रेस की वैचारिक लाइन होती है। देखिए, किसी भी पार्टी में दो तरह की लाइन होती है। एक होती है वैचारिक लाइन पार्टी की, जो पार्टी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाती है। दूसरी लाइन होती है जो चुनावी लाभ हानि देख के सतर्क तरीके से अपने बयानों को रखती है, अपने नेताओं से बुलवाती है। आप देखिए, सबसे पहले मणिशंकर अय्यर के ये बोलने के तुरंत बाद इस बयान को खारिज किसने किया? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। खारिज करने के लिए कौन आया? जयराम रमेश आए। और जयराम रमेश ने जिस उपहास के तरीके से ये पूछा, कौन है मणिशंकर अय्यर? मैं जयराम रमेश के साथ ही कांग्रेस के सभी समर्थकों और कांग्रेस के लोगों से ये पूछना नहीं बल्कि बताना चाहता हूं, इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं प्रारब्ध के इस मंच से संदीप जी, कि कौन है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर वर्तमान कांग्रेस के आला कमान के वैचारिक एम्बेसडर हैं। वो उस कांग्रेस पार्टी के और उस गांधी परिवार के एम्बेसडर हैं जिसका कि एक गुप्त एमओयू चाइना के साथ हो चुका है। वो उस आला कमान कांग्रेस के वरिष्ठ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो ये कहते हैं पाकिस्तान में जाके कि मोदी को हराना बहुत जरूरी है। साथ में ही वो फारूक अब्दुल्ला के साथ सुर में सुर मिला के उनसे काफी पहले ये कह चुके होते हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक बम है। तो यहां पर इस मणिशंकर के मौजूदा बयान को आप किसी राजनीतिक या चुनावी परिदृश्य में मत देखिए। यह कांग्रेस की असली कुंडली जो लाल रंग में सनी हुई है, वो कांग्रेस जो कन्हैया कुमार को अपना यूथ आइकॉन बनाती है, वो कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उसका नायक बनाती है, वो कांग्रेस जो उस कन्हैया कुमार को जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उस पर ले आती है। अब एक अलग पक्ष ले आता हूं, शक। उन्होंने जब ये कहा कि कथित रूप से चीन ने हमला किया, सर, ये वही कांग्रेस और कांग्रेस का गिरोह है, उसमें उनका इकोसिस्टम है जो भारतीय सेना जब पुलवामा करती है, भारतीय सेना जब उड़ी करती है तो उस पर शक जताता है। तो ये परिपाटी वहां से शुरू है। और कांग्रेस जिसने चीन के साथ एमओयू कर रखा है, और एक चीज और बताऊं, चीन के साथ नहीं, मैं अपनी ही बात को करेक्ट कर रहा हूं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का एमओयू क्या बताता है? वैचारिक रिश्ता। ये कोई एक देश से दूसरे देश का रिश्ता नहीं है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का रिश्ता नहीं है, ये एक पार्टी का वैचारिक रूप से दूसरी पार्टी का एडजस्टमेंट। और तभी मैं लगातार ये कह रहा हूं कि वैचारिक एजेंडा कांग्रेस का वो मणिशंकर अय्यर ने रखा है। इसके ठीक पहले सैम पैतोद्रा ये फिलॉसफी रख चुके हैं दूसरे तरीके की। और एक जरा फनी चीज देखिए, ओवरसीज कांग्रेस का सर्वे सर्वा सैम पित्रोदा जब वहां से ये बोलता है कि अमेरिकन कानून से तुलना करते हुए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है ना, प्रॉपर्टी टैक्सेस की बात करता है, विरासत टैक्स की जब बात करता है, वहीं पर एक ही चिट से नकल कैसे कराई जाती है इसका सबूत देखिए। राहुल गांधी इन चुनाव में प्रधानमंत्री को बहस की 1-to-1 बहस की चैलेंज देते हुए दिखाई दिए। कई बार उन्होंने रिपीट किया। आप ये बताइए, भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या राहुल गांधी का यही ज्ञान है? भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, भारत में दो राष्ट्रपतियों के बीच में चुनाव नहीं होता है, और भारत में यह मौका कि विपक्ष का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसद सदस्य या पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री से 1-to-1 टॉक करता है, ये हमारे यहां संसद में है। आप संसद में एक भी सदस्य प्रधानमंत्री को, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा हो, उस समय वो प्रधानमंत्री से सीधे मुखातिब होता है। और प्रधानमंत्री की ये संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि लीडर ऑफ जो सत्ता दल होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द हाउस। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को एक भी संसद सदस्य ने अगर लिखित में जवाब पूछ लिया या कोई सवाल पूछा तो उसका उत्तर देना होता है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के पास इस देश के लोकतंत्र की इतनी कम समझ है कि वह इसको अमेरिकन स्टाइल में यहाँ का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज,
राहुल गांधी 1-to-1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, इसकी दोषी उनकी खुद की पार्टी है। आप ये बताइए, कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसको बनाती है? वो बनाती है बंगाल वाले बाबू साहब को, बंगाली मोशाय को। कांग्रेस ने राहुल गांधी को यह अवसर क्यों नहीं दिया कि वो लगातार रोज 8-8 घंटे सदन के सभी सत्रों में प्रधानमंत्री से जवाब दें? तो कुल मिला के यह कांग्रेस पार्टी की विक्षिप्त वैचारिक अवधारणा है, जिसके वाहक या तो कभी सेमपितोद्रा हो जाते हैं, कभी खुद जी राहुल गांधी हो जी जाते हैं। और राहुल गांधी तो साल के 366 दिन, दर्शक हंसेंगे, 365 दिन होते हैं, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं वो। साल के 366 बल्कि 70 कह लीजिए, उतने दिनों तक राहुल गांधी खुद इस वैचारिक एजेंडे को खोलते हैं। और अब मणिशंकर अय्यर हैं, आप कुछ अपना पॉइंट रखें, तो मैं जरा इसके इतिहास में लेके चलूंगा कि ये दरअसल मैं चीन एग्जैक्टली को यही अपना पूछना चाह बड़ा रहा था अब्बा सर। कहने की ये टेंडेंसी आती कहाँ है कांग्रेस के पास? जी मैं यही एग्जैक्टली पूछना चाह रहा था कि आज जैसे आपने कुछ इनके अभी रीसेंट उदाहरण दिए या रीसेंट वक्तव्यों की बात की मणिशंकर अय्यर की, तो आज ये सत्ता में नहीं है। मैं देखता हूं आज ये बिना सत्ता में वो इतने डेंजरस हैं, तो ये जब सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए होंगे, और उस कुकर्म के कुछ हमको अपने पर्सनल अनुभव है कि भाई 2004 से 2014 के बीच इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बुरी थी। मुंबई का हमला होता है, फिर भी उसके बाद ये लोग पाकिस्तान के साथ अमन की आशा नाम का एक कबूतर उड़ाने चले जाते हैं कि जनता जनता में संवाद होगा। कुछ नहीं हो रहा था, जो यहाँ का एलिट था वहां का एलिट था, आपस में शेरो शायरी और बढ़िया जावेद अख्तर शबाना आजमी एंजॉय कर रहे थे, और बस और कुछ नहीं, आम जनता से उसका कोई सरोकार नहीं था। और ये सब इन्हीं लोग की सरकार के बेहस्त पे हो रहा होगा, भाई अब जाके अमन की आशा कर लो, कहीं नहीं कर पा रहे। तो पॉइंट इज कि ये जब सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने क्या क्या किया होगा, किस प्रकार के कुकर्म किए होंगे, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर, कांग्रेस की सत्ता शुरू होती है स्वर्गीय पंडित नेहरू से, वहीं से शुरू करते हैं। इस देश का सबसे पहला रक्षा घोटाला मिस्टर मेनन, जो पंडित नेहरू के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहला रक्षा घोटाला किया। विशुद्ध वामपंथी थे। तो ये लेगेसी वहां से चल के आ रही है। और एक चीज आपके दर्शकों को और अपने सभी दर्शकों को मैं बताऊं कि मुक्ति वाहिनी का शब्द सबसे पहले लोगों को यह बताया गया कि, और बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की आजादी का मामला चल रहा था, तो वहां शेख मुजीबुर रहमान ने जो मदद मांगी और उसके जवाब में जो भारत की सेना वहां पर गई, उसको मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया। नहीं, इससे लगभग 10 साल पहले, यानी भारत और चीन युद्ध के समय पे मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूं और बंगाल के अर्बन एरिया की बात कर रहा हूं, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ये नारा लगाना शुरू किया कि चीन से मुक्ति वाहिनी आ रही है और अब हमें आजादी मिलेगी। दूसरा जुमला, दिल्ली दूर पेकिंग नजदीक है। ये वामपंथियों ने 1962 में नारा दिया था, बंगाल में नारा दिया था कि हमारे लिए दिल्ली दूर है, हमारे लिए चीन की राजधानी पेकिंग वो ज्यादा नजदीक है। तो ये दो चीजें। और जरा देखिए कि आप अपने पहले लेफ्ट के जो रक्षा मंत्री थे मिस्टर मेनन, उनकी छत्र छाया में ये वही पंडित नेहरू थे जिन्होंने हिंदू चीनी भाई भाई के नाम पर भारत में सबसे पहले आजादी के बाद ही ये कहा कि भारत को सेना की आवश्यकता ही नहीं है। वो सिर्फ इतना ही नहीं रुके, ये तो उन्होंने बात कही, मजबूरी में वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि और भी कुछ उस समय राष्ट्रवादी लोग थे जो कांग्रेस के ही पास थे। भाई अंबेडकर कांग्रेस में ही थे लेकिन राष्ट्रवादी नेता थे, सरदार पटेल कांग्रेस में ही थे लेकिन राष्ट्रवादी नेता थे। उनके उन तमाम और नेताओं के दबाव में नेहरू ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वही नेहरू जब चीनी राष्ट्रपति ठीक 62 की लड़ाई आक्रमण से पहले भारत आता है तो उसको रक्षा उत्पादन इकाइयों का भ्रमण कराते हैं पंडित नेहरू, और ये कहते हैं कि यहां पर अब खिलौने और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उत्पादन केंद्रों में हमारी देश की सामरिक महत्व के लिए, हमारे सामरिक मजबूती के लिए हथियार बनाए जाने थे, वहां उन्होंने ये करके दिखाया। तो ये अवधारणा वहां से शुरू होती है। 1971 में मुक्ति वाहिनी नहीं पैदा हुई थी साहब। मुक्ति वाहिनी कामरेडों ने 1961 की लड़ाई, 62 की लड़ाई से
के समय ही कलकत्ता में चीन के समर्थन में पैदा कर दिया था। तो कोई बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इधर एक नई चर्चा छिड़ी हुई है संदीप जी, कि साहब कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो रहा है, कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है। कांग्रेस का वामपंथीकरण कब नहीं हुआ था? मैंने मिस्टर मेनन और नेहरू से आपको शुरू किया। ये 60 का दशक है, जब कांग्रेस के लिए इनके उधार का सिंदूर लगा के सुहागिन बनने वाले जो वामपंथी हैं, जिनका लिविंग राजनीतिक रिलेशनशिप और वैचारिक रिलेशनशिप कांग्रेस का साथ हमेशा हमेशा रहा है। 4.5 साल इन लोगों ने अपने बेडरूम का बिस्तर शेयर किया है, राजनीतिक रूप से सत्ता का बेडरूम और सत्ता का बिस्तर शेयर किया है वामपंथियों ने, नेहरू के समय से लेके अब तक। तो मिस्टर मेनन अगर नेहरू के साथ थे तो बीच की तमाम कड़ियां जोड़ लीजिए। मैं मानता हूं कि ये सजा याफ्ता जो अपराधी है कन्हैया कुमार, बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे, बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि मैं उसको सजा याफ्ता अपराधी कह रहा हूं। वो अपने विश्वविद्यालय से अश्लील हरकत के आरोप में सजा याफ्ता है, उस पर जुर्माना लगा हुआ है। तो राहुल गांधी के लड़की छेड़ने के जो लड़की दरबार में छेड़ने के वो आरोप में। कन्हैया कुमार है, वो कन्हैया कुमार है। मैंने अश्लीलता पहले ही जोड़ दिया। तो कांग्रेस अब अपने वैचारिक औकात पर आ रही है और लगातार आती रही है। भला हो इस देश की जनता को प्रणाम, इस देश के लोकतंत्र को प्रणाम, और इस देश में जो 2014 से भारतीय जनमत के समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसको प्रणाम कहना होगा कि इलेक्टोरल राजनीति से कांग्रेस बाहर होती जा रही है, एक्सपोज होती जा रही है। अब वो बारी आती है, ये बताइए, राजनीतिक रूप से इलेक्टोरल तरीके से एक्सपोज होने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी के पास दूसरा एक्सपोजर का रास्ता क्या बचता है कि वो वैचारिक रूप से एक्सपोज हो। कांग्रेस अब लगातार वैचारिक रूप से एक्सपोज हो रही है, क्योंकि अब उसके पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास 4 जून के बाद अपनी संख्या दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब आपके पास नंबर्स नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? अपनी पुरानी लेगेसी, अपनी पुरानी डायरियां, अपने दादा की डायरियों को लाके बांचते हैं। यही कुछ औकाती करण हुआ है और यही प्रगटीकरण है जो मणिशंकर के बयानों में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ये ना समझे कि यह देश अब किसी मुगालते में रहता है। मणिशंकर अय्यर के माफी मांगने से यह देश माफी नहीं देगा। आपने उन तमाम शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने भारत चीन युद्ध के समय अपनी जान गंवाई थी, शौर्यता के साथ लड़े थे। और आपने तो साहब, आपके पंडित नेहरू ने उन्हें पीटी शू में लड़ा दिया था, आपने उन्हें पहनने के लिए जूते नहीं दिए थे, आपने उनके चश्मे घोटाले कर लिए, आपने उनके लिए जीप घोटाला कर लिया, और दूसरी तरफ आप हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में चीनी कप और प्लेट और भगोने और केतलियां बनवा रहे थे। सर, नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल मना कर दिया था आर्मी के लिए। उस समय इंडियन एयरफोर्स रेडी थी। इन्होंने अपनी सेना की मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स का यूज करने के लिए, युद्ध चल रहा है और किस दिन के लिए थी, लेकिन वो मना कर दिया था। और इंडियन एयरफोर्स हवाई फायर पावर हमारी आर्मी को नहीं मिला था, वो भी उन हाइट्स पर। खैर, बिल्कुल। आप यह कह रहे थे कि कांग्रेस एक्चुअली राजनीतिक रूप से, विचारधारा के रूप से सदैव वामपंथी रही है। तभी शायद जब इन्होंने अपन, हाँ, और होता क्या है सर, सत्ता और पैसे के जब आपके पास ताकत होती है तो आप अपनी बहुत सारी गंदगी छिपा ले जाते हैं। एक्चुअल चरित्र तब दिखता है जब आप गरीब हो जाते हैं, या आपके पास बहुत पैसा होता है तब, या बहुत ताकत होती है तब, या जब अब नेहरू का समाजवाद क्या था सर, जो कोटा राशन ये वो हम लोग को मिल, या जो हमारे पूर्वजों ने जिया कि एक एक चीज पे कंट्रोल था सरकार का कि किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये वामपंथ का एक्सट्रीम उदाहरण था। खैर, ये सब पे अलग से चर्चा होगी। आज मणिशंकर अय्यर जी की यह बात हो रही थी, तो बहुत बहुत क्लियरली बताने के लिए अवनीश जी कि यह एक सिर्फ मात्र आदमी या उसका एक बयान नहीं है, यह कांग्रेस अपने कपड़े स्वयं फाड़ रही है लगातार लगातार लगातार, कि वह किससे किस रूप में इन्वॉल्व थी, जनता को किस तरीके से बेवकूफ बना के उन्होंने पूरा इतने साल तक सत्ता का इस्तेमाल किया, पूरा भोगा, और आज जब सत्ता से बाहर है, जिस भारतीय जनता के कारण, जिसको आप नमन कर रहे थे, मैं भी नमन करता हूँ, कि और जिस भारतीय लोकतंत्र के कारण कि आज ये लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने जीवन का सारा काला कच्चा चिट्ठा बाहर आते हुए देख रहे हैं, जिसको इन्होंने जीवन भर कारपेट के अंदर रखा हुआ था। तो नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लियरली बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर यह वामपंथ और यह कांग्रेस आपस में किस तरीके से गड्ढमड्ढ है।
आप का एक क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे सर? जी। बिल्कुल। और मार्क्सवाद और कांग्रेस का भारत के संदर्भ में क्या रिश्ता है, केवल एक सेंटेंस अपने किसी पुराने आर्टिकल का मैं कोट कर दे रहा हूं। पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्स नॉनवेज पुलाव है वामपंथ, और उसके भारतीय खानसामा है पंडित नेहरू। कभी इस पर विस्तार से बात होगी, कहां पर हाँ, रिलीजन कि का द्वंद्ववाद आता है, और कहां इनका समाजवादी, जो पंडित नेहरू का समाजवादी जो कलेवर है, वो कहां मिक्स होके एक ऐसी खिचड़ी तैयार करता है जिसने भारत को इन तमाम सालों में बर्बाद करने का काम किया। और मैं आपके अवसर देने के बाद मैं अपने सभी दर्शकों से, जिनके यहाँ भी 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान है, आप सभी मतदान कीजिए। मैं भी मतदान करूंगा। दर्शक बहुत मुझे डांटते हैं कि आप उल्टी उंगली दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं साहब, सेल्फी कैमरे से मैं दिखा रहा हूं वही उंगली, यानी लेफ्ट उंगली जिस पर की स्याही लगनी है, जो बाकी है, यानी लोकतंत्र की मेहंदी अभी 1 तारीख को मेरे हाथ में भी लग जाएगी उस महापर्व की। तो आप सभी से निवेदन है कि वोट जरूर डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। संदीप जी, आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार अपने पुरानी जितना आपका ज्ञान है, जितनी आपकी बातें हैं, उसको बहुत क्लियरली जनता के सामने रखने के लिए, और बहुत जरूरी है ये बातें, बहुत जरूरी है ये बातें। अपने देश को हम कैसे खींच के बचा के लेके आए इतनी मुश्किल से, वापस उसी गड्ढे में न चला जाए राहुल गांधी के माध्यम से। तो ये बातें करते रहना बहुत जरूरी है लगातार। और इसलिए मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आपके माध्यम से बात दूर दूर तक जाती है, आप तो जानते हैं, आपके माध्यम से और लोग को भी पता चले। और साथ में चैनल जरूर हमारा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।